मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर अपन ने स्टडी किया था पहले भी मीनिंग वगैरह। और आज अपन इसी में स्टडी करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल। इसको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने स्टडी किया था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसके अंदर अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनको अध्ययन किया था। आज अपन सबसे पहले शुरू करते हैं रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन उससे पहले जैसे अपन थोड़ा समझें चीज़ों को कि अपन ने कंज्यूमर्स बिहेवियर के अंदर स्टडी किया था कि एक कंज्यूमर का जो टारगेट ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। ठीक उसी तरीके से एक प्रोड्यूसर का जो उद्देश्य टारगेट होता है वो होता है ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन मिनिमम कॉस्ट। तो उसी के लिए अपन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने से पहले अपन कंज्यूमर्स बिहेवियर के अंदर अपन ने समझा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसके अंदर अपन ने इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व और लास्ट में जैसे स्टडी किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स a particular condition or situation in which a consumer gets maximum satisfaction। एक उपभोक्ता जब एक विशिष्ट स्तर पर जहाँ वस्तुओं का उपभोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसको अपन कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। यानी कि विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करने पर जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की स्थिति को अपन कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता का संतुलन। उसके अंदर अपन ने जो भी चीज़ें स्टडी करी अपन यहाँ पे उन्हीं को यूज करेंगे। जो अपना टॉपिक है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल। तो इसको स्टडी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अपन ने जो पीछे स्टडी किया था इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर अपन ने जो भी चीजें स्टडी करी थी लगभग वो सारी चीजें यहाँ पे अपन यूज करेंगे। केवल कुछ नाम चेंज होंगे। जैसे अपन ने इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे लिया तो यहाँ पे होगा आइसो पॉइंट कर्व, आइसोकोस्ट, आइसो पॉइंट प्रोडक्शन कर्व। अपन ने बजट लाइन को यूज किया, बजट लाइन, यहाँ पे इसको बोलेंगे आइसोकोस्ट लाइन। तो कुछ नाम चेंज होने वाले हैं, कुछ कंडीशंस जैसे अपन ने स्टडी किया था कंज्यूमर्स बिहेवियर के अंदर MRSXY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज होगा और उसको अपन यूज करेंगे MRTSLK। यहाँ पे XY गुड्स थी, यहाँ पे L एंड K लेबर एंड कैपिटल, प्रोडक्शन फैक्टर्स और इनपुट्स होंगे। तो कुछ नाम चेंज हो रहे हैं। केवल अपन ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर स्टडी किया इंडिफरेंस शेड्यूल और टेबल। यहाँ पे होगा अपना रिटर्न्स टू स्केल के अंदर आइसो पॉइंट शेड्यूल। तो अपन ने सबसे पहले जैसे इंडिफरेंस कर्व को स्टडी किया, बजट लाइन को स्टडी किया, स्लोप ऑफ बजट लाइन को स्टडी किया, जिसमें अपन ने लिया था रेशियो ऑफ बोथ प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू px अपॉन py। दोनों की जो प्राइसेस है, दोनों की कीमतें, उनका अनुपात जो है वो ही बजट लाइन का स्लोप होता है। अपन ने इंडिफरेंस कर्व के जो स्लोप को स्टडी किया था माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x।
यानी कि इसमें अपन बात करें स्लोप की, तो जिस तरीके से अपन ने थोड़ा सा इन चीज़ों को अपन रिटर्न्स टू स्केल समझने के लिए इजीली समझ में उसको रिपीट कर रहे हैं, जैसे अपन ने पहले ऑलरेडी इनको स्टडी किया है। अपने इन डिफरेंस कर लिया जिस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्षैतिज एक्स पे अपन ने एक्स कमोडिटी को शो किया, वाई एक्स पे अपन ने वाई कमोडिटी की क्वांटिटी को शो किया। अपने इन डिफरेंस कर लिया जो नेगेटिव स्लोप होता है आई सी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। इस पे अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस को शो किया। जहाँ पे कंटिन्यू अपन x की क्वांटिटी 1 by 1 इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रॉम 1 to 2, 3, 4 and 5। इसके लिए अपन y का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे अपन 1 यूनिट ऑफ x एंड 20 यूनिट्स ऑफ y परचेज कर रहे हैं a कॉम्बिनेशन पे, तो अपन b कॉम्बिनेशन पे x की 1 यूनिट एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज करने के लिए y के 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करते हैं और आगे इसको कंज्यूम करते हैं 15 यूनिट्स, यानी कि बेस से घटा के अपन इसको 15 कर देते हैं। आगे अपन x की 3rd यूनिट इंक्रीज करने के लिए y की कंज्यूम करते हैं 11, x की 4th यूनिट के लिए अपन y को यूज करते हैं 8 यूनिट्स एंड 5th यूनिट ऑफ x को परचेज करने के लिए y के अपन यूज करते हैं 6 यूनिट्स। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जिन पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो अपन ने एज्यूम कर लिया है सेटिस्फेक्शन लेवल इज इक्वल इट इज के। तो इस तरीके से अपन इन डिफरेंस को स्टडी किया कि कंज्यूमर यदि x की क्वांटिटी को कंटिन्यू 1 by 1 एडिशनल यूनिट्स ऑफ x इंक्रीज करता है, तो उसके लिए y की क्वांटिटी को जो डिक्रीज करेगा हर बार वो डिमिनिशिंग रेट से होगी, यानी कि पहली बार जो वो कमी करता है अगली बार वो पहले से कम होगी, नेक्स्ट टाइम फिर से कम, यानी कि लेस और लेस, पहले से कम। इसको अपन बोलते हैं माइनस MRS(x(y), मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, यानी कि अपन y की जगह x को रिप्लेस करते जा रहे हैं, x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो x की हर एडिशनल यूनिट के लिए अपन y का जो सेक्रीफाइस करते हैं वो कंटिन्यू डिक्रीज होता जाता है, यानी कि पहले से कम। ये होता है माइनस, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन के सीमांत दर जिसको कहते हैं, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कंडीशंस थे अपन स्टडी के इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच ऑफर्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, यानी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनसे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन व्हिच इज के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि कंज्यूमर यदि x के एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज करता है तो उतना ही यहाँ पे y में सेक्रीफाइस हो जाता है, तो जितना y में सेक्रीफाइस होने से यूटिलिटी डिक्रीज होती है उतना x के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ कंडीशंस अपन ने स्टडी करी। इसके बाद में अपन ने एक जो स्टडी किया था वो था बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर अपन ने स्टडी किया वही कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ x कमोडिटी की क्वांटिटी को शो करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे y क्वांटिटी y कमोडिटी की क्वांटिटी को शो करेंगे। बजट लाइन इज नेगेटिव स्लोप्ड लाइन जिसमें अपन ने लिया m. Budget line is a negative slope line which shows the different or various types of combinations of two commodities which are available for the consumer in his given limited income and given prices of commodities in the market। यानी बजट लाइन एक ऐसी कंडीशन और दोनों गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है, उन कॉम्बिनेशंस को जिनको कंज्यूमर अपने इनकम और मार्केट में दोनों के जो गुड्स के प्राइसेस हैं उन पे वो उनको परचेज कर सकता है, जो उसके लिए अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब जिसको वो परचेज कर सकता है, जो वो खरीद सकता है। तो ये है बजट लाइन। इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस अपन ले सकते हैं A, B, C। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि यदि कंज्यूमर X की कमोडिटी को इंक्रीज करता है तो उसके लिए उसको Y को डिक्रीज करना पड़ेगा। और अपने स्लोप बेस का स्टडी किया, ये बजट लाइन है। इसके बाद में जैसे अपन
नेक्स्ट लास्ट में जो स्टडी किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो सेम कंडीशंस होंगी, जैसे यहाँ पे अपन डिफरेंस कर्व के अंदर x कमोडिटी को शो किया, y वर्टिकल एक्सिस पे y कमोडिटी को, और अपन ने बजट लाइन को शो किया यहाँ पे a b, अपन कुछ भी साइन इसके लिए यूज कर सकते हैं। और अपन ने 3 इंडिफरेंस कर्व्स को लिया, IC1, IC2 एंड IC3। इस पे अपन ने जैसे यहाँ पे पॉइंट कॉम्बिनेशन पे लिया P R E एंड T। तो अपन देख रहे हैं कि अपन ने कंडीशंस को इसमें लिया था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल, यानी कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अपन जैसे पहली कंडीशन को मैथमेटिकली अपन शो करें माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये सॉरी इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व का तटस्थ वक्र का ढाल है जो इक्वल होना चाहिए बजट लाइन के स्लोप के। बजट लाइन का स्लोप होता है पी एक्स माइनस में होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये पहली कंडीशन है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अपन इसको यूं शो कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर का जहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करता है वो पॉइंट होगा जहाँ पे बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व टचेस ईच अदर, जहाँ पे टच ईच अदर नॉट इंटरसेक्ट, जहाँ पे बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। जहाँ स्पर्श करेगी वहीं पे दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन अपन ने ली एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट। इसका सीधा सा मतलब है, कॉन्वेक्स होने का मतलब है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRTXY, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन के सीमांत दर x के लिए y जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। हर बार अपन x के एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं तो y का सेक्रीफाइस अपन कर रहे हैं वो डिमिनिशिंग रेट से होगा, हर बार पहले से कम। तो ये कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम था। अब अपन देख रहे हैं डायग्राम के अंदर E पॉइंट पे एट E पॉइंट बजट लाइन AB एंड इंडिफरेंस कर्व IC2 टचेस ईच अदर टेंजेंट ईच अदर, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंज्यूमर यदि OQX ऑफ Y सॉरी X एंड OQY ऑफ Y कमोडिटी परचेज करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। T पॉइंट पे वो जा नहीं सकता, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसके लिए उसकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए जो उसके पास है नहीं, क्योंकि लिमिटेड है। दूसरा PR जो IC1 पे है, PR जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नॉट इक्वल, नॉट टेंजेंट ईच अदर, दीज आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो E पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये कुछ कंडीशंस थी। साथ में अपन ने इंडिफरेंस मैप को स्टडी किया था कि जब कंज्यूमर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस का उसको अपन सेम डायग्राम के अंदर शो करते हैं तो वो होता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। फैमिली का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं। इसी तरीके से इसके फीचर्स को भी अपने स्टडी किया था। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव स्लोप्ड बिकॉज एवरेज इज नेगेटिव, एक ही क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। सेकंड, इंडिफरेंस कर्व्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड अपन ने स्टडी किया इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कंज्यूमर्स बिहेवियर के लिए अपन ने स्टडी की थी। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं।
इन चीज़ों को रिपीट करने के बाद काफ़ी इजी हो जाता है अपने लिए रिटर्न टू स्केल। अपन ने इससे पहले स्टडी किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। अपन ने स्टडी किया रिटर्न law variable proportion. Law variable proportions shows the condition when producer use one by one additional units of variable factor labor combined with fixed factor. Then after a condition, after a situation in short time period, marginal production of additional unit of labor starts decrease. यदि अपन शॉर्ट टर्म अल्पकाल के अंदर स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को एक एक इकाई बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये कंडीशन ऐसी आती है कि जिसके बाद परिवर्तनशील साधन श्रम लेबर अपन ने लिया, उसकी हर एक एडिशनल यूनिट अगली इकाई का जो प्रोडक्शन है मार्जिनल प्रोडक्शन वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहाँ पे हर एक यूनिट को इंक्रीज करने से लेबर के फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता है, वेरिएबल चेंजेबल होता है। अपन ने स्टडी किया लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल द लॉ ऑफ प्रोडक्शन which shows the effect on total output of the commodity due to proportional change in all types of inputs, because in long run all types of factors or inputs are variable or changeable. अपन जानते हैं कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, जिसको अपन रिटर्न्स टू स्केल के नाम से भी जानते हैं, दीर्घकाल में इसके अंदर जहाँ पे उत्पादन के सभी साधन ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर वेरिएबल और चेंजेबल, परिवर्तनशील होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि अपने को जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स अपन यूज़ कर रहे हैं उनमें अपन जो चेंज करेंगे वो प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब चेंज इन सेम क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं अपन। इन लॉन्ग रन व्हेन द चेंज इन proportional, when the proportional change in all types of inputs, then what is the effect on total output? It is shows this effect. दीर्घकाल के अंदर उत्पादन के सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर वस्तु के कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को ही अपन कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। क्योंकि अपने यदि इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शनल यदि इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उससे आउटपुट पे भी इफेक्ट होगा। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, टेक्निक और मेथड जो अपन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो अपन ने लैंड यूज़ किया, अपन कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, अपन लेबर श्रम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पहला कॉम्बिनेशन मेथड जो है कि जैसे 5 हेक्टेयर लैंड अपन यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल 3 यूनिट्स ऑफ मशीन्स अपन प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं एंड 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, 4 इकाई अपन श्रम के प्रयोग कर रहे हैं। अब यदि अपन इनमें चेंज करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो अपन को इनमें सेम प्रोपोर्शनल चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर ये नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा था, केवल लेबर जो वेरिएबल फैक्टर था उससे में चेंज हो रहा था। अब सेम प्रोपोर्शनल चेंज का मतलब है कि यदि लैंड को डबल करते हैं 10 हेक्टेयर, तो हमें सबको डबल करना पड़ेगा, सबको डबल इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कैपिटल 3 यूनिट्स अपन मशीन यूज़ कर रहे हैं उनको 6 करना पड़ेगा, लेबर 4 यूनिट्स अपन कर रहे हैं तो डबल का मतलब 8 यूनिट्स अपन यूज़ करेंगे। तो ये एक कंडीशन है। यदि अपन ने इनको इंक्रीज करके 15 हेक्टेयर कर दिया लैंड को, मतलब इसको 3 टाइम्स इंक्रीज किया, 3 गुना बढ़ाया है, तो यहाँ पे इसको अपने को 9 करना पड़ेगा, कैपिटल को 9 यूनिट्स, और यहाँ पे इसको 4 से 12, 3 टाइम्स सबको इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ इसको डबल किया, इसको 3 टाइम्स इंक्रीज किया। ये होता है सेम प्रोपोर्शनल इंक्रीज। डिक्रीज करेंगे, इसको 15 से 5 किया, 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसको 9 से 3 करेंगे।
यहाँ पे 12 से इसको 4 करेंगे। तो ये होता है सेम प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। अब अपन कुछ कंसेप्ट हैं जो अपने सिलेबस के अंदर इतने डिटेल से नहीं है, बट कंडीशंस पे आने के लिए उनको समझना है अपने को। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो रिटर्न्स टू स्केल है उनको 3 रूल्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला है यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। नोट्स के अंदर ये चीजें मिलेंगे आपको। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हिंदी बोलते हैं वर्धमान पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसको अपन बोलते हैं CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। थर्ड है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसको बोलते हैं DRS, ये इनके शॉर्ट नेम अपन जैसे यूज करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। अब इनका अपन ये 3 रूल्स होते हैं रिटर्न्स टू स्केल के अंदर पैमाने के प्रतिफल में। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल shows the condition when all types of factors or inputs are same proportional increase, then total output increases more than inputs. When factors of production or inputs are increased proportional, then output or production or quantity of commodity increases more than output. पहली कंडीशन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसको बोलते हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, वर्धमान वृद्धि। यानी कि अपन यदि दीर्घकाल के अंदर इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स इंक्रीज सेम प्रोपोर्शनल, देन आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन इनपुट्स। जितना अपन सेम प्रोपोर्शनल समान अनुपात में इनपुट्स यानी उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे तो उत्पादन उस अनुपात से ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल सा मीनिंग है, यदि अपन इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 10% इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट 10% से ज़्यादा इंक्रीज होगा, मोर देन 10%। यदि अपन उत्पादन के साधनों को समान अनुपात में 10% बढ़ाते हैं तो उत्पादन 10% से ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इनपुट्स आर इंक्रीज्ड 10%, then output will increase 20%। यानी उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं समान अनुपात में उत्पादन उससे ज़्यादा अनुपात में बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यदि अपन उत्पादन के साधनों में एक समान अनुपात में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। when change in inputs and output is same proportionate, यदि उत्पादन के साधनों में होने वाला परिवर्तन और उत्पादन में होने वाला परिवर्तन यदि समान हो तो उसको अपन कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, CRS, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। उदाहरण अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू समझें, व्हेन इनपुट्स आर इंक्रीज 10% देन आउटपुट विल इंक्रीज आल्सो 10%। यदि उत्पादन के साधनों को 10% बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी 10% ही बढ़ता है। तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों में यदि समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसको अपन कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। थर्ड कंडीशन इसमें अपन लेते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है इन दोनों बेसिस पे कि जिस
रेशियो में, जिस रेशियो में और प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनपुट्स, अपन इनपुट्स को जिस रेशियो में इंक्रीज करेंगे, जितना इंक्रीज करेंगे आउटपुट उससे कम इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, इफ इनपुट्स आर इंक्रीज्ड 10% देन आउटपुट इंक्रीजेज 8%, इट मीन्स लेस देन इनपुट्स। यदि अपन उत्पादन के साधनों में 10% के समान वृद्धि करते हैं तो उत्पादन, वस्तु का उत्पादन 8%, 8% इंक्रीज होता है। तो इसको अपन बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको अपन स्टडी करते हैं। इसके बाद में जैसे 3 रूल है, स्पेशली इनका डेफिनेशन है वो अपने समझ में आना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल लिया, तीनों कंडीशंस को अपन ले। इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज विल इंक्रीज प्रोपोर्शनली। अपन उत्पादन के साधनों को यदि बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो समान अनुपात में होगा। एक इनपुट को जितना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब सभी इनपुट्स, सभी साधनों को उतना ही घटाना पड़ेगा। जैसे एक को डबल किया तो सबको डबल करना पड़ेगा, एक को अपन ने हाफ किया तो सबको हाफ करना पड़ेगा, एक को अपने 5 टाइम्स इंक्रीज किया, 5 गुना बढ़ाया तो सभी को 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला यहाँ पे है IRS, जो ये बताता है कि अपन उत्पादन के साधनों को जितना बढ़ाएंगे उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ेगा, जितना इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे आउटपुट उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। दूसरा, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अपन इनपुट्स को जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे आउटपुट भी उतना ही, यानी सेम इंक्रीज होगा। और थर्ड है DRS, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। उत्पादन के साधनों में इनपुट्स में अपन जितना इंक्रीमेंट करेंगे, प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेंगे, आउटपुट उससे लेस देन, उससे कम इंक्रीज होगा। तो ये कंडीशंस हैं। जैसे अपन एक टेबल के थ्रू इसको समझें। पहला है IRS, दूसरा अपन लेते हैं CRS, थर्ड अपन लेते हैं DRS। तो इसके अंदर अपन जैसे मान लो इनपुट्स में चेंज कर रहे हैं और ये आउटपुट है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि अपन ने इनपुट्स को यदि फर्स्ट रूल के अंदर 10% इंक्रीज किया तो आउटपुट 20% इंक्रीज होगा ज़्यादा। ये सेम सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। यदि CRS के अंदर अपन इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शनली 10% इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी 10% इंक्रीज होगा। थर्ड यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं DRS को। यदि अपन इनपुट्स को 10% इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट 10% से कम, फॉर एग्जांपल 8% इंक्रीज होता है, तो ये कंडीशन है DRS। तो सिंपल सा इनका मीनिंग है, जैसे नोट्स के अंदर आपको डेफिनेशन वगैरह मिलेंगी इसमें। ये कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में अपन थोड़ा सा जो मैटर मैंने पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताया था आपको, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कंज्यूमर्स बिहेवियर के अंदर अपन ने स्टडी किया इंडिफरेंस कर्व, वैसे यहाँ पे होगा इंडिफरेंस कर्व की जगह पे यहाँ पे होगा आइसो प्रोडक्शन कर्व, पहली चीज। दूसरी अपन ने लिया है वहां पे बजट लाइन, यहाँ पे अपन यूज करेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर अपने 2 टाइप्स गुड्स को यूज किया, एक्स एंड वाई। 2 वस्तुओं का अपने उपभोग किया उपभोक्ता के रूप में, वाई एक्स और वाई। यहाँ पे अपन 2 टाइप फैक्टर्स, क्योंकि प्रोडक्शन जो हो रहा है प्रोड्यूसर के थ्रू, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादक उत्पादन कर रहा है, वो उत्पादन के साधनों से इनपुट्स के थ्रू होगा। तो इनपुट्स अपन यूज करेंगे यहाँ पे, वो होंगे पहला यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने केवल 2 यहाँ पे लिए हैं, लेबर और दूसरा है कैपिटल, जिसके लिए अपन के साइन यूज करते हैं एल। 2 टाइप्स ऑफ इनपुट्स को यूज कर रहे हैं, एल एंड के, लेबर एंड कैपिटल। कंडीशंस अपन ने लिए बाकी सब वही हैं। कंज्यूमर का टारगेट होता है ऑप्टिमम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर का टारगेट होता है ऑप्टिमम मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन मिनिमम कॉस्ट। तो कुछ नाम चेंज होंगे,
सबसे पहले मीनिंग सारे वो ही जो मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंस का एनालिसिस के अंदर बताया था। सबसे पहले अपन लेते हैं आइसो प्रोडक्शन कर्व। आइसो प्रोडक्शन कर्व इज दैट कर्व which shows the different or various combinations of two commodities। बिल्कुल सेम कंडीशंस होंगी, वही फीचर्स होंगी। अब अपन यहाँ पे शो करेंगे क्वांटिटी ऑफ लेबर ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। जैसे अपन क्या साइन यूज कर रहे हैं, कैपिटल, दोनों क्वांटिटी को शो करेंगे। ये भी नेगेटिव स्लोप तो सारे फीचर्स वही होंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे आई क्यू, आइसो क्वांट कर्व जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो क्वांट कर्व। आइसो प्रोडक्शन कर्व भी बोलते हैं, आइसो क्वांट कर्व भी बोलते हैं, आई क्यू। वहां पे अपन इसके लिए यूज किया था आईसी डिफरेंस कर्व। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस को अपन ले तो सेम वही फीचर्स अपन ले सकते हैं। यहाँ पे अपने 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस को लिया, ए बी सी डी। यहाँ पे लेबर की यूनिट्स को अपन ले रहे हैं 1 2 3 4। कैपिटल की यूनिट्स को अपन वो लिया 20 15 11 8। तो अपन देख रहे हैं कि क्योंकि प्रोड्यूसर के पास भी इनकम और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, यदि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहा है और यदि वो लेबर की एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करना चाह रहा है तो उससे कैपिटल यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ इतना क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और इधर ये इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज यहाँ पे लेबर है डेल्टा एल और ये माइनस में डेल्टा के। एक ट्रायंगल यहाँ पे जो बना है। तो सबसे पहले चीज तो आइसो क्वांट कर्व, आइसो प्रोडक्शन कर्व इज दैट कर्व which shows the different types of combinations of two inputs or factors of production, which shows the different or various combinations of output of the commodity, which shows the equal quantity of output। जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेम इक्वल होगा। ये रीजन है कि प्रोड्यूसर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस नहीं देता है। तो ये सबसे पहले जैसे आइसो क्वांट कर्व है। दूसरा अपन इसके साथ में बजट लाइन को स्टडी करते हैं। तो सारी चीज़ें वो है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हर बार लेबर की एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर को कैपिटल क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। वो हर बार डिमिनिशिंग रेट से होगी। पहले जो लेबर की एडिशनल सेकेंड यूनिट के लिए जो कैपिटल का डिक्रीमेंट प्रोड्यूसर कर रहा है वो 5 यूनिट्स है, फ्रॉम 20 to 15। अगली बार वो जो कमी है वो पहले से कम करेगा, फ्रॉम 15 to 11। नेक्स्ट टाइम फिर से वो लेबर के 4th यूनिट परचेज करने के लिए कैपिटल की 2 यूनिट्स डिक्रीज करेगा, फ्रॉम 11 to 8। तो कंटिन्यू अपन देख रहे हैं कि जो गैप है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एल फॉर कैपिटल। यानी कि यहाँ पे लेबर का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है कैपिटल के थ्रू, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। टेक्निकल एक टेक्निक और मेथड जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। इसका भी वही मीनिंग है कि प्रोड्यूसर लेबर की एडिशनल यूनिट यूज करने के लिए जितना कैपिटल को डिक्रीज करता है, sacrifice of quantity of capital for each or every additional unit of labor is called MRTS, margin rate of technical substitution of L for K। यहाँ पे कैपिटल का जो रिप्लेसमेंट हो L के थ्रू हो रहा है, L को अपन कैपिटल की जगह यूज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये MRTS L हो गया, दूसरा इंडिफरेंस कर्व हो गया, आइसो क्वांट कर्व हो गया। ये भी वही फीचर्स रखना है। आइसो क्वांट कर्व इज नेगेटिव स्लोप बिकॉज व्हेन प्रोड्यूसर इंक्रीजेस एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर देन ही सेक्रीफाइस सम यूनिट्स और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। सो आइसो क्वांट कर्व इज आल्सो नेगेटिव स्लोप। यदि प्रोड्यूसर लेबर के एडिशनल अतिरिक्त इकाई बढ़ाना चाहता है तो वो उसको पूंजी
कैपिटल यानी पूंजी की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, और जितना वो लेबर की एडिशनल अतिरिक्त इकाई के लिए भाई कैपिटल की मात्रा का त्याग करता है उसको अपन बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एल फॉर के, यानी कि अपन एल को के की जगह इंक्रीज कर रहे हैं, के का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एल इंक्रीज हो रहा है। दूसरा अपन ने वहाँ पे स्टडी किया बजट लाइन, यहाँ पे आइसोकोस्ट लाइन जिसको अपन कह रहे हैं ये भी नेगेटिव स्लोप होगा, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, जिसमें अपन ले सकते हैं एम एन नेगेटिव स्लोप होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को अपने को फाइंड आउट करना, अपने वहाँ पे स्टडी किया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वेयर स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर इक्वल, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, जिससे अपन एक ये कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, स्लोप इक्वल है। तो यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। Producer's equilibrium is that condition or situation where a producer gets maximum profit on minimum cost. एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे एक पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे प्रोड्यूसर जो भी गुड्स कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जहाँ उसकी लागत कॉस्ट मिनिमम होती है और प्रोडक्शन मैक्सिमम, यानी कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो जिस पर्टिकुलर लेवल पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करता है उसी को अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसके लिए यहाँ पे जो वो टू फीचर्स होंगे, टू कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन है स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप आइसोकोस्ट लाइन एंड स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व इज इक्वल। पहली कंडीशन है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए जो सेटिस्फाई करनी जरूरी होती है। पहली कंडीशन है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पे आएगा के और यहाँ पे आएगा एल, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन, जो नेगेटिव होता है पी एल अपॉन पी के, प्राइस ऑफ एल अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। जिसके लिए अपन समझें इन चीज़ों को थोड़ा सा, यहाँ पे लेबर को शो किया, यहाँ पे कैपिटल को वाई एक्सिस पे, और अपने बजट लाइन लिए यहाँ पे एम एन। अब अपन शो कर रहे हैं यदि प्रोड्यूसर के पास जितना भी रिसोर्सेज है उनको वो केवल एल की यूनिट लेबर यूनिट्स को परचेज करने पे यूज़ करता है, तो लेबर की वो मैक्सिमम ओ एन क्वांटिटी परचेज कर सकता है। यदि वो केवल कैपिटल को परचेज करने पे रिसोर्सेज को यूज़ करता है तो वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ओ एम यूज़ कर सकता है। ओके, यदि प्रोड्यूसर दोनों की क्वांटिटी जो यूज़ करना चाहेगा तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ पे अपन एक लें एक, तो यहाँ पे ये दोनों की हाफ हाफ क्वांटिटी होगी। अब अपन ये देख रहे हैं कि स्लोप फाइंड आउट करना है अपने को आइसोकोस्ट लाइन का, तो इसमें अपन जैसे लेते हैं ये हो गया m अपॉन पी के और ये हो गया m अपॉन पी एल। मान लो प्रोड्यूसर के पास इनकम है 100 रुपीज़, पी एल प्राइस ऑफ लेबर इज 10 रुपीज़ पर यूनिट, एंड पी के प्राइस ऑफ कैपिटल इज 20 रुपीज़ पर यूनिट। यदि प्रोड्यूसर केवल अपने एंटायर इनकम टोटल इनकम को 100 रुपीज़ को केवल लेबर को परचेज करने पे यूज़ करता है, तो इसका मतलब है कि एक यूनिट लेबर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, तो यदि वो केवल लेबर को परचेज करने पे 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करता है तो इसकी वो 10 यूनिट्स 10 इकाई खरीद सकता है। यदि वो केवल कैपिटल को परचेज करने पे 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करता है तो इसकी वो 5 यूनिट्स परचेज करेगा। ये मैक्सिमम क्वांटिटीज होगी। ओके, अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और भी हो सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला अपने m अपॉन पी के यहाँ पे लिया, ये इस क्वांटिटी को शो करता है, क्योंकि अपन इनकम को प्राइस ऑफ कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। यदि अपन m अपॉन पी एल, m मीन्स इनकम और मनी और पी एल प्राइस ऑफ लेबर श्रम की कीमत और r, यदि I में इनकम में श्रम की कीमत
प्राइस ऑफ लेबर से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्वांटिटी ऑफ लेबर, जो यहाँ पे अपन ने 10 यूनिट्स लिया, कैपिटल का 5 यूनिट्स। ओके, यदि डिफरेंट और कॉम्बिनेशन पे लें तो अलग कंडीशन होगी यहाँ पे, और सब पे इक्वल एक्सपेंडिचर होगा 100, यहाँ पे भी 100 हो रहा है, यहाँ पे भी 100 हो रहा है, दोनों की हाफ हाफ यदि क्वांटिटी परचेज होगा हाफ हाफ एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो अब यदि अपन स्लो फाइंड आउट करते हैं आइसोकोस्ट लाइन का, जैसे वहाँ पर मैंने आपको इंडिफरेंस का एनालिसिस के अंदर बताया, उसके अंदर भी अपन स्टडी करें तो देखिए इसमें एक जो ट्रायंगल होता है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने त्रिभुज, तो ट्रायंगल का अपन को स्लोप फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट, यानी कि ये हो गया वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और ये हो गया एडजेसेंट बेस, एडजेसेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से स्लोप फाइंड आउट करना है तो ऑपोजिट वर्टिकल लाइन है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है m अपॉन पी के अपॉन एडजेसेंट का यहाँ पे अपन ने लिया m अपॉन पी एल, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लेबर m अपॉन पी एल। इसी को अपन यूँ भी शो कर सकते हैं, इस डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा m अपॉन पी के इंटू चेंज हो जाएगा, ये होगा पी एल अपॉन एम, सॉरी। तो इस तरीके से इसको अपन शो करें तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पी एल अपॉन पी के, जो नेगेटिव होता है क्योंकि अपन एक ही क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो यहाँ पे आइसोकोस्ट लाइन का स्लोप होगा पी एल अपॉन पी के, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये इंडिफरेंस के अंदर था। अब अपन जैसे कंडीशन ले, यहाँ पे पहली कंडीशन अपन ने ली माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन माइनस ये हो गया पी एल अपॉन पी के। दूसरी कंडीशन है आइसो प्रोडक्शन कर्व और आइसो पॉइंट कर्व इज इक्वल is convex to the origin point. It means marginal rate of technical substitution of L for K is negative. यानी कि हर बार L लेबर की एडिशनल यूनिट परचेज करने के लिए अपन Y का जो कैपिटल का जो सेक्रीफाइस करेंगे वो लेसर टू लेस यानी पहले से कम होता जाएगा, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। अब अपन यहाँ पे लेते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ऑन ओ एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर ऑन ओ एक्स एक्सिस। अपन ने बजट लाइन को लिया यहाँ पे, आइसोकोस्ट लाइन सॉरी, ये अपन ने लिया एम एन एंड अपन ने यहाँ पे लिया आइसो प्रोडक्शन कर्व आई क्यू, आइसो पॉइंट कर्व 1 आई क्यू 2 एंड आई क्यू 3। इसके अंदर अपन देख रहे हैं पी आर टी एंड ई, सेम वही कंडीशन। ई पॉइंट पे जो आई क्यू 2 पे है, ई पॉइंट on E point which is lies on IQ2, budget isocost line MN and IQ isopoint curve to touch each other, दोनों टेंजेंट each other एक दूसरे को टच करते हैं, इसका मतलब दोनों का स्लोप यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे IQL and IOQ
क्यू के, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, इतना यूज करने से प्रोड्यूसर को ए पॉइंट पे यानी IQ2 पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो मिनिमम कॉस्ट पे है। तो ये कुछ अपने को यहाँ पे यूज करना है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यदि फर्म प्रोड्यूसर इनपुट्स को इंक्रीज करता है तो हर बार उसका जो IQ3 है वो अपर साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और उसका हर बार जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज होगा, क्योंकि रिसोर्सेज इंक्रीज होने से, इनपुट्स इंक्रीज होने से, जैसे मान लो इनपुट्स इंक्रीज होते हैं, रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, तो जो आगे उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो T पॉइंट पे होगा। यदि रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं, बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट होती है, तो IQ1 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो हर बार इक्विलिब्रियम पॉइंट में यदि फर्म इनपुट्स में चेंज करती है तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी चेंज होगा। तो इन कंडीशंस को अपन स्क्रीन के पीछे से समझते हैं। केवल अपन एक यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप लाइन लेते हैं 45 डिग्री एंगल पे, जो हर बार आइसो पॉइंट का उसको इंटरसेक्ट करती है। ध्यान ये रखने वाली चीजें होती हैं कि जिस भी पॉइंट पे आइसो जो स्केल लाइन जिसको बोलते हैं, अपन एक यहाँ पॉजिटिव स्लोप लाइन ले रहे हैं, एक मिनट, अपन ने एक जो स्ट्रेट पॉजिटिव स्लोप लाइन ली है वो है OR, जिसको बोलते हैं स्केल लाइन, जो हर बार जो IQ1, IQ2, IQ3 को डिफरेंट ABC पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ऑफ स्केल लाइन, वो सब इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे अपन जब 3 रूल्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल के 3 नियमों को, तो अपन इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। यहाँ पे अपन केवल जो डायग्राम यूज करेंगे वो केवल इस तरीके से होगा। केवल अपन एक्स एक्सिस पे अपन लेबर यूनिट क्वांटिटी को शो करेंगे, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, और अपन केवल लाइन ऑफ स्केल को यहाँ पे लेंगे 45 डिग्री एंगल पे, जो होगी OR, जिसको बोलते हैं स्केल लाइन। और ये अपन ने लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसो पॉइंट कर्व, IQ1, IQ2, IQ3। तो जिन भी पॉइंट्स पे, जैसे A पॉइंट पे IQ1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, B पॉइंट पे IQ2 को इंटरसेक्ट कर रही है, C पॉइंट पे IQ3 को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि हर बार फर्म इनपुट्स में चेंज करती है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो 3 रूल्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हैं इनको इन डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे, जो अपने लिए काफ़ी एग्जाम के लिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों को अपन स्टडी करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।